परेशान ना हो, अब मिल जाएगी, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। और जितने भी लोग परेशान हो रहे हैं कि बाकी सब्जेक्ट्स कब होंगे या क्या कहानी है, डोंट वरी, मतलब वो हो जाएगा, उतना सफिशिएंट समय भी है अपने पास और कोई दिक्कत नहीं है। वो मेरे दिमाग में प्लानिंग है, इतने आप प्रीवियस जो प्लेलिस्ट हैं, चाहे वो आपकी मैराथन की प्लेलिस्ट हो, इंग्लिश पेडागोजी की प्लेलिस्ट हो, हिंदी पेडागोजी की प्लेलिस्ट हो, चैनल पर ही वो देखिए, कर लेंगे, डोंट वरी, है ना। आ जाओ फटाफट से। एडोल्फ हिटलर वापस आ गए। सी ऑप्शन 77% लोग कह रहे हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट से। मैथमेटिकल डिसऑर्डर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि अधिगम अक्षमता के संदर्भ में गणितीय अधिगम अक्षमता क्या कहलाती है, यानी लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसको एलडी कहते हैं। और ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, इसको किसने दिया था, ये आप बताएंगे कमेंट करके, ये वीडियो जब आप देख लेंगे उसके बाद, ठीक है। ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, इसका इस्तेमाल एजुकेशन में किसने और कब शुरू किया, किसने शुरू किया इतना बता दीजिएगा, कब तो आपसे नहीं पूछेगा, ठीक। तो मैथमेटिकल डिसऑर्डर यानी मैथ्स में यदि दिक्कत है, मैथ्स से संबंधित यानी गणित से संबंधित अधिगम अक्षमता यानी प्रॉब्लम क्या कहलाएगी, तो ये कहलाता है डिसकैलकुलिया। कैलकुलेशन से याद रखेंगे, कैलकुलेशन कहां होती है, गणित में होती है। तो कैलकुलिया का मतलब है कैलकुलेशन में, यानी गणन संबंधी विकार या गुणज वैफल्य। यानी इसमें क्या होगा, बच्चे को मल्टीप्लिकेशन की जगह पे हो सकता है कि वो एडिशन कर दे या ऐसे उल्टी पुल्टी हरकतें कर दे, मतलब हरकतें मींस गलतियां कर दे गणित में, कि मान लीजिए पहले आपको जोड़ना था ये वाली संख्या को, उसने जोड़ दिया किसी और को, और भी बहुत सारी ऐसी गलतियां मैथ्स से रिलेटेड हो सकती हैं। तो सी ऑप्शन एकदम सही आंसर है। डिसलेक्सिया होता है रीडिंग डिसऑर्डर, जो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, जो ईशान अवस्थी को था किसमें, तारे जमीन पर में। डिस्प्रेक्सिया होता है, प्रेक्सिया मतलब मोटर कोऑर्डिनेशन से संबंधित है। मोटर मतलब फिजिकल एक्टिविटी, टाई लगाना, बटन बंद करना, शू लेसेस बांधना, यानी फिजिकल एक्टिविटीज करने में, पेन पकड़ना, दिक्कत होगी बच्चे को डिस्प्रेक्सिया में, ठीक है। चलने फिरने में भी हो सकती है। डिस्ग्राफिया जो है, ग्राफ का मतलब है राइटिंग से, यानी लेखन संबंधी विकार डिस्ग्राफिया कहलाएगा। तो ये सब हमारे दिमाग में सेट होने चाहिए। इसके अलावा डिस्फेजिया होता है जो भाषा से संबंधित है, यानी लैंग्वेज में अगर दिक्कत आ रही है बच्चों को, भाषा को समझने में, कॉम्प्रिहेंड करने में, यूज करने में, तो वो डिस्फेजिया होगा। फेजिया भी आप उसको कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। सलमा अ 5 ईयर ओल्ड गर्ल, सलमा एक 5 साल की बच्ची है, स्टार्टेड प्लेइंग द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को मान लीजिए गिटार है, गिटार को बजाना उसने सीख लिया है विदाउट एनी आउटसाइड इंस्ट्रक्शन, बाहर से किसी ने भी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी है, और वो 3 साल की थी जब उसने ये सीख लिया था। दिस टैलेंट वुड कैरेक्टराइजेस हर एज अ, यानी ये जो टैलेंट है, ये जो विशेषता है बच्चे की, हर बच्चा तो भाई 5 साल में 3 साल में गिटार बजाना बहुत अच्छे से नहीं सीख जाएगा, तो ये जो टैलेंट है ये किस कैटेगरी में जाएगा, तो आप लोग सी 90% लोग कह रहे हैं गिफ्टेड, जो कि बिल्कुल सही है। गिफ्टेड में 3 कैटेगरीज होती हैं। एक होता है गिफ्टेड में क्या, इंटेलेक्चुअली ब्राइट चिल्ड्रन जिनका IQ 140 प्लस होगा, दूसरे होते हैं क्रिएटिव बच्चे, और तीसरे होते हैं टैलेंटेड बच्चे। तो ये गिफ्टेड की टैलेंटेड कैटेगरी में है कौन, सलमा, ठीक, कि ये गिफ्टेड है। प्रतिभाशाली में भी 3 कैटेगरी होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि बच्चा जो है वो प्रतिभाशाली है। और क्यों, क्योंकि जो नॉर्मल एज से कुछ अलग करने की क्षमता है, कुछ डिफरेंट करने की क्षमता है। जब 15 साल के बच्चे 10वीं में पढ़ाई कर रहे थे तो सचिन तेंदुलकर खेलना शुरू कर चुके थे, तो ये एक तरह का टैलेंट है, गिफ्टेड है वो, ठीक। तो हम कहेंगे कि सलमा जो 5 साल की है, उसने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना शुरू कर दिया था 3 साल में, और आज की डेट में अच्छा बजाती है, दैट मीन्स वो टैलेंटेड है, प्रतिभाशाली है, गिफ्टेड बच्चा है, ठीक है। धीमी गति से सीखने वाला, IQ कम है, ऑटिस्टिक है, नथिंग। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप पोल में जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर है 3 हमारे पास, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कहेगा, हार्दिक हैज लो विजन। हार्दिक एक बच्चा है जिसको दिखाई कम देता है, उसका जो विजन है, उसकी जो दृष्टि है वो थोड़ी सी विकृत है। द टीचर हैज नॉट बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ हिज कंडीशन। टीचर को पता नहीं है उसकी कंडीशन के बारे में, कि बच्चे को दिखने में थोड़ी समस्या है, विजन उसका एकदम राइट नहीं है, दिक्कत है, ठीक है। Which of the following actions in class can indicate the teacher that he has low vision? अब टीचर को पहले से पता नहीं है कि बच्चे का लो विजन है, हो सकता है बच्चे को भी ना पता हो, कई बार ऐसा भी तो होता है ना, आईसाइट वीक हो गई, बच्चे को खुद को पता नहीं है that he has low vision। अब टीचर कैसे पहचाने कि बच्चे को देखने में कोई समस्या है, किस एक्टिविटी से बच्चे की आप ये अनुमान लगा पाएंगे कि बच्चे को देखने में समस्या है। पूजा बिल्कुल सही कह रहे हो आप पूजा श्री, एकदम स्क्विंटिंग ऑफ आईज, यानी स्क्विंटिंग ऑफ आईज वाइल रीडिंग, यानी बच्चा जो है आंखों को
मिचमिचाना या मिचकाना मतलब बार बार वो आंखें झपका रहा है और कोशिश कर रहा है समझने की, ऐसे मतलब आंखें खोल रहा है बंद कर रहा है, मतलब वो कोशिश कर रहा है लेकिन देख नहीं पा रहा ठीक से। कई बार होता है ना, हम ऐसे ऐसे देखने की कोशिश करते हैं, कब करते हैं, बच्चा खड़े होकर देखने की कोशिश कर रहा है तो ऐसा हो सकता है, या ज्यादा देर तक आंखें एक जगह पे टिका नहीं पाता तो वो ऐसे ऐसे करता रहेगा। तो अगर वो फ्लिकर करेगा या फिर हम कहें कि स्क्विंटिंग होगी आईज की, तो हम समझ जाएंगे कि बच्चे को हो सकता है विजन में दिक्कत हो। तो आप, नॉर्मल बच्चा भी हो सकता है जिसको दिक्कत ना हो, कभी कभार वैसे ही कर रहा हो, लेकिन आप उसको सजेस्ट करेंगे, आपने देखा 2-4 दिन ऑब्जर्व किया कि बेटा आप ना आई टेस्ट करा लो, या फिर उसके पेरेंट्स से बात करें। ठीक, तो हम पढ़ने के दौरान आंखें मिचकाने वाली जो एक्टिविटी है, क्रिया है, इससे हम समझ पाएंगे कि बच्चे को देखने में कोई समस्या है। टीचर को इतना सेंसिटिव होना ही है ना, इंक्लूसिव एजुकेशन इसीलिए तो पढ़ते हैं हम। 5 नंबर का आता है आपके पेपर में, अगर सीटेट की बात करूं, और कहीं भी किसी भी एग्जाम में इंक्लूसिव एजुकेशन आएगा, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत जरूरी है अगर हम 21वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं तो, है ना। आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी हमने बात की थी कि वो बहुत जरूरी है। स्टैंडिंग फार अवे फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड टू रीड इट क्लियरली, यानी शामपट पर लिखे हुई चीज को दूर से पढ़ने का प्रयास। तो ये तो जिसकी आंखों में दिक्कत है वो तो पास आके पढ़ता है ना, दूर से थोड़े ना पढ़ेगा। समझ पा रहे हो बात को। कंप्लीटिंग वर्कशीट्स विद फाइन प्रिंट क्विकली, यानी छोटे छोटे प्रिंट में, फाइन प्रिंट यानी छोटे प्रिंट में भी, अगर छोटे अक्षरों में भी लिखा हुआ है तो उसको फटाफट से कंप्लीट कर देता है। इसका मतलब आंखों में कोई दिक्कत नहीं है, विजन एकदम ठीक है। रीडिंग फिजिकल मैप्स विच हैव माइन्यूट डिटेल्स, यानी फिजिकल मैप्स नहीं होते जो नक्शे होते हैं, उनको सूक्ष्म डिटेल भी उनकी पढ़ लेता है। इसका मतलब आंखें सही है। दिक्कत कहां है? सिर्फ ए ऑप्शन में दिक्कत है, बाकी सब में तो एकदम फर्स्ट क्लास है आई साइट। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे हम? 4 देखेंगे। देखते हैं, अगर हम बात करते हैं, आवर टीचर कैन क्रिएट अ कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट। कॉन्ड्यूसिव वर्ड याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में, कि एक बच्चा है जिसके लिए आप क्या चाहते हैं कि कॉन्ड्यूसिव हो। अडोल्फ हिटलर को ब्लॉक कर देना, शौर्य सब कह रहे हैं, अगर कोई नेगेटिव कमेंट दिखे तो। अ टीचर कैन क्रिएट अ कॉन्ड्यूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट फॉर लर्नर्स विद डिसेबिलिटी, यानी एक टीचर जो है वो एक कॉन्ड्यूसिव का मतलब होता है बेहतर परिवेश, एक सुगम परिवेश अगर मैं कहूं, जहां बच्चा सीखने को उसके बढ़ावा मिल पाए, है ना, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे। और बच्चा क्या है? डिसेबिलिटी वाला बच्चा है, तो आपको और ज्यादा अच्छा एनवायरनमेंट देने की कोशिश करनी है उसकी डिसेबिलिटी के अनुसार। ठीक है, 1 मिनट रुको। आज क्लास नहीं लगी आपकी पारसपाल करियर वेल पे, बाकी तो आपकी डेली चल रही है मंडे टू फ्राइडे क्लास, है ना। कल लगेगी, डोंट वरी, परेशान मत हो जाया करो, बाकी क्लासेस तो चल रही है ना, होगा इवेंचुअली, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करें, टीचर कैन क्रिएट अ कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट, यानी एक सुगम वातावरण दिव्यांग बच्चे के लिए, एक बच्चा जिसको डिसेबिलिटी है, कैसे क्रिएट करे टीचर। क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस दैट दे फॉलो रिजिड करिकुलम, यानी अगर आप रिजिड यानी जटिल कह लीजिए या सख्त पाठ्यचर्या, यानी जिसमें चेंजेस का ऑप्शन ही नहीं है, तो दिक्कत है। ठीक है ना। अगर हम बात करें, यह दृढ़ अपेक्षा रखकर कि वे सख्त पाठ्यचर्या का अनुसरण करें, ऐसे बच्चे के लिए आपको फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी करिकुलम में, कि जरूरत है तो बच्चे को आगे बिठाएं, जरूरत है तो आपकी क्लासरूम को नीचे शिफ्ट करें अगर वो चल के नहीं आ पाता, तो बच्चे के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। करिकुलम रिजिड नहीं चलेगा, एकदम रिजिड मतलब ठोस बिल्कुल जिसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है, वो प्रॉब्लम है। बी ऑप्शन है टेकिंग ऑल डिसीजंस फॉर देम इंडिपेंडेंटली विदाउट कंसल्टिंग द चाइल्ड। ये बात बिल्कुल गलत है कि आप अपने ही अनुसार निर्णय खुद ले लेते हैं, बच्चे की कंडीशन के बारे में बात ही नहीं करते, उससे पूछते ही नहीं है कि उसको कैसे सीखने में आसानी हो रही है या कहां उसको समस्या आ रही है। तो बच्चे से बात करना बहुत जरूरी है, इसीलिए इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान्स बनाए जाते हैं, जिनको आईईपी कहते हैं हम, यानी व्यक्तिगत या व्यक्ति परख कह सकते हो आप, शैक्षिक प्लान या जो भी आप प्लान को कहोगे, बेसिकली इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग स्पेशल एजुकेशन में काम आता है। Ensuring that they are assessed through standardized assessment parameters। देखो स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट पैरामीटर्स में आप उस बच्चे को जिसको पहले से कोई समस्या है नहीं डाल सकते, फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा आपको। मेकिंग रीजनेबल एंड एप्रोप्रिएट करिकुलर एकोमोडेशंस, ये बात बिल्कुल सही है कि आप अपनी पाठ्यचर्या में यथोचित समायोजन करें, परिवर्तन करें बच्चे को, ताकि उस पाठ्यचर्या में सिखाया जा सके। क्यों? क्योंकि सिस्टम बच्चे के लिए, बच्चा सिस्टम के लिए नहीं है, यानी पाठ्यचर्या में उपयुक्त जो है वो परिवर्तन कर देंगे, जैसे बच्चे को नीड होगी उसके अकॉर्डिंग आप चेंजेस करेंगे, कि देख के नहीं सीख पा रहा आप सुना करके सिखाएंगे या बाकी एक्टिविटीज के थ्रू सिखाएंगे। बेसिकली बच्चे को सिखाना है सामदान दंड भेद, बेसिकली अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में यूज करना है इसको, मतलब जिस भी तरह से जो भी उसके लिए यूजफुल हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5? स्टेटमेंट दिया है एक, है ना, एक कथन दिया हुआ है और उस कथन का एक रीजन दिया हुआ है। ये स्टेटमेंट नहीं है, गलती से टाइपिंग हुई है, रीजन होगा यहाँ पे, एक उसका तर्क दिया हुआ है। इस बार इस तरह के क्वेश्चंस भरपूर पूछे गए हैं कि एक तर्क है और एक कथन है। कथन क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन डज नॉट इंक्लूड चिल्ड्रन विद गिफ्टेडनेस, यानी समावेशी शिक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों को शामिल नहीं किया जाता। ऐसा किसने कह दिया भाई?
समावेशी का मतलब है, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है सबको इंक्लूड करना, एजुकेशन फॉर ऑल। तो वहाँ गिफ्टेड बच्चा भी होगा, एक स्लो लर्नर भी होगा, एक बैकवर्ड लर्नर भी होगा, वहाँ हर तरह के बच्चे होंगे, लर्निंग डिसेबल्ड बच्चा भी होगा। तो ऐसा नहीं है कि इंक्लूसिव एजुकेशन में गिफ्टेड बच्चा नहीं होता, वो भी होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको सिखाना होता है। रीजन क्या दिया है इसका? इंक्लूसिव एजुकेशन फंक्शंस ऑन डेफिसिट पर्सपेक्टिव ओनली, यानी समावेशी शिक्षा सिर्फ अपूर्णता के दृष्टिकोण पर कार्य करते हैं, यानी जो बच्चे अपूर्ण हैं, जिनको कोई भी समस्या, सिर्फ वो होंगे इंक्लूसिव एजुकेशन में। ये बात बिल्कुल गलत है, दोनों ही बातें एकदम फॉल्स हो गई, गलत हो गई। ये भी गलत है कि सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनको कोई डिसेबिलिटी है, और ये भी गलत हो गई कि इंक्लूसिव एजुकेशन में गिफ्टेड बच्चा नहीं आएगा। तो 82% लोग कह रहे हैं बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, बिल्कुल सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं। मतलब अब आपकी कमांड इस टॉपिक पे या इस तरह के क्वेश्चंस पे बन गई है, इस फॉर्मेट के क्वेश्चंस पे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ेंगे और देखेंगे क्या कहानी है। क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ेंगे और क्या कहानी है ये समझेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेज अ मेटाकॉग्निटिव स्किल, यानी कि परासंज्ञान कौशल के विषय में कौन सी एक बात सही है। पहला ऑप्शन है रोट मेमोराइजेशन ऑफ कंटेंट विदाउट एंगेजमेंट, यानी सिर्फ रट लेना, तो इसको मेटाकॉग्निशन नहीं कहेंगे। मेटाकॉग्निशन एक हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है, मतलब जिसमें आपको नेक्स्ट लेवल सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रटने के बारे में तो नहीं है, तो रोट तो नेगेटिव हो गया। और मेटाकॉग्निटिव स्किल क्या है? पॉजिटिव है, कि बच्चा रिव्यू कर सके, प्लान कर सके, अपने आप ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर सके एक तरह से, थिंकिंग के लेवल पे स्पेशली। अगर हम बात करते हैं बी ऑप्शन की, तो इमिटेटिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स, दूसरों के व्यवहार को इमिटेट करने में कोई मेटाकॉग्निटिव स्किल नहीं लगती। कॉग्निटिव का मतलब है मेंटल स्किल, मेटा का मतलब है और हायर लेवल मेंटल स्किल, ठीक है। थिंकिंग अबाउट वंस ओन थिंकिंग प्रोसेस, ये बात सही लग रही है, सी ऑप्शन 81% लोग सही दे पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अपनी ही सोच, अपनी ही चिंतन की विधियों के विषय में सोचना, कि मैं सोचता कैसा हूं, कैसे हूं, इसको समझ पाना। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस। डिस्क्राइबिंग द प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग अ पर्टिकुलर डिश, एक डिश को कैसे बनाया जाता है, मैगी कैसे बनाते हैं 2 मिनट में, इसमें कोई मेटाकॉग्निटिव स्किल नहीं लग रही। सिंपल आपने जो रोट लर्निंग या एक तरह से आपके दिमाग में जो बैठी हुई चीज है उसको आप फटाफट प्रोसीजर में बता देंगे, तो रिकॉल का इस्तेमाल होगा, और रिकॉल मेटाकॉग्निशन में नहीं आता। रिव्यू करना, प्लान करना, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस, ये सब मेटाकॉग्निशन में आते हैं। यानी कि परासंज्ञान की विधियों में आता है क्या, कि जब आप थिंकिंग अबाउट योर ओन थिंकिंग, कि आप सोच कैसे रहे हैं। जब आप ओवर थिंकिंग में जाते हैं और आप अगर खुद को ही पकड़ लें कि आप कितना फालतू सोच रहे हैं, जो चीजें होने भी नहीं वाली जीवन में, आप उनके बारे में भी सोच ले रहे हैं, मतलब आप अपनी थिंकिंग के बारे में सोच पा रहे हैं। थिंकिंग अबाउट योर ओन थिंकिंग, ये मेटाकॉग्निशन है, कि आप नेक्स्ट लेवल जाकर के सोच पा रहे हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। मेटाकॉग्निशन पे एक वीडियो अलग से बनेगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। अ टीचर एनकरेजेस हिज और हर स्टूडेंट्स टू मेक कॉन्सेप्ट मैप्स। कॉन्सेप्ट मैप समझते हैं हम, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, आप कुछ पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कॉन्सेप्ट जो है इजीली कॉम्प्रीहेंड हो जाए, समझ में आ जाए, ठीक है। उनको हम कॉन्सेप्ट मैप्स कहते हैं। आफ्टर टीचिंग अ टॉपिक, एक टॉपिक के बारे में, एक कॉन्सेप्ट के बारे में एक कॉन्सेप्ट मैप बनाने की बात हुई है, एनकरेज किया जाएगा, तो दिस वुड बी हेल्पफुल इन, यानी कॉन्सेप्ट मैप्स जो है वो किस चीज में हेल्पफुल होते हैं, ये पूछा है हमसे। कॉन्सेप्ट मैप्स किस चीज में हेल्पफुल होते हैं, ये पूछा है हमसे। फटाफट से बताइएगा, फिर ही जाकर के हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है। पोल आपको मिलेगा, शायद कुछ नेटवर्क का ग्लिच है। पहला ऑप्शन है कंडक्टिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन फीडबैक के लिए लिए जाते हैं, कोई एक्टिविटी कराई जाएगी जिससे पता लगे कि आप कैसे सीख पा रहे हैं। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट मैप से ये पता लग जाएगा, अगर आपने बच्चे को बनाने को कहा है, कि उसको कितना समझ में आया है जो टॉपिक आपने समझाया है, और कंस्ट्रक्टिवली समझ में कितना आया है, तो ये हम कहेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाएगा, सही बात है। टेस्टिंग द कैपेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू समराइज द मेन पॉइंट्स, भाई आपने प्याजे पढ़ा और उसको एक पेज में समराइज कर लिया, कॉन्सेप्ट मैप बना लिया उसका, बिल्कुल सही बात है, इससे ये भी हम जांच पाएंगे। डेवलपिंग रूब्रिक्स टू इवैल्यूएट द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स। रूब्रिक्स होता है एक तरह का पैमाना, कि आपने एक रूब्रिक, एक स्टैंडर्ड सेट को इवैल्यूएट किया, कैसे बच्चे सीख पा रहे हैं इस चीज के बारे में, यानी विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन हेतु रूब्रिकों का विकास करना। मतलब कि एक पैमाना क्या होगा, एक स्टैंडर्ड स्केल क्या होगा, जिसपे आप जज कर पाएंगे कि बच्चे सीख कैसे रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, आपको पता लगेगा ये कॉन्सेप्ट मैप देख करके। टेस्टिंग द आर्टिस्टिक एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, यहां आर्टिस्टिक एबिलिटी, कितना सुंदर मैप बनाया है, इस पे फोकस नहीं रहता, कितना काम का है वो मैप, सारे पॉइंट्स इंक्लूड हुए हैं या नहीं, बच्चे को समझ में आया है टॉपिक के नहीं आया है, ये देखना उद्देश्य है, ना कि कितना सुंदर बनाया है, ठीक है। एक बच्चा हो सकता है जिसकी राइटिंग या ड्राइंग बिल्कुल अच्छी भी ना हो, तब भी वो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट मैप बना के चीजों को दिमाग में रख पाता हो, ठीक है। तो इसका आर्टिस्टिक एबिलिटी से कोई नाता नहीं है। चलिए, अगर हम बात करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सही है और फोर्थ गलत है, तो फोर्थ तो जहां भी आएगा वो सब गलत हो गए, तो तीनों ऑप्शन में फोर्थ था, हटा दिया, सिर्फ
एक ही ऑप्शन सही है जो कि है ए ऑप्शन। 50% लोग सही उत्तर दे पा रहे हैं, बाकी लोग अभी भी कंफ्यूज हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। प्राइमरी स्कूल्स की बात हो रही है, प्राथमिक विद्यालयों की बात हो रही है। प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन लर्न मोस्ट इफेक्टिवली इन एन एटमॉस्फियर वेयर। अब सोचो ये पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है और आपसे प्राथमिक बच्चे के बारे में पूछ रहा है, तो ये मत सोचिए कि पेपर 2 में अलग से कोई क्वेश्चन आते हैं। सिलेबस सेम है, लेवल सेम रहता है, थोड़ा बहुत वो भी 0.1% का अंतर अगर आपको देखने को मिलेगा, कहीं देखने को मिला तो, नहीं तो सेम पूल ऑफ क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं पेपर 1 पेपर 2 के लिए यहाँ सीटेट में स्पेशली, और उन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिलते हैं यदि सेम सब्जेक्ट है तो। ठीक है ना, कर सकते हो गगनप्रीत नेट एग्जाम के लिए, जो आपके काम के टॉपिक्स हो उनको आप यहां से देख लीजिए। न्यू बैच तो चल रहा है अभी, तो वही चलेगा। पेडागोजी स्पेशल तो पता नहीं कब आएगा, बट सीटेट बैचेस में भी हैं, जो भी बैचेस, कुछ बैचेस आए हुए हैं आप चेक कर सकते हैं करियर पे, आपको इंफॉर्मेशन के लिए। देखिए क्लियर है इतनी बात, चलो समझने का प्रयास करते हैं। डी ऑप्शन 86% लोग डी ऑप्शन कह रहे हैं। हमने 3 बार सीटेट दिया है, 2-3 नंबर से रह जा रहा है, फिर भी क्यों रह जा रहा है, आखिर क्या करें। दीप्ति अभी स्ट्रेटजी कुछ दिन, मैं बस इंतजार कर रही हूँ कि नोटिफिकेशन एक डिटेल्ड आ जाए सीटेट का, तो बहुत ही एक्टिवली हम यूट्यूब पे काम शुरू कर देंगे। बैचेस शुरू हो चुके हैं, क्लासेस चल रही हैं, यहाँ पे भी ये वाली क्लास आप इतने अटेंड कीजिए, इतने प्रीवियस स्ट्रेटजी और प्लेलिस्ट देखिए। गलती वो 2-3 नंबर में कमी नहीं है, आपको नंबर ज्यादा लाने हैं, है ना, आपको 90 नंबर नहीं लाने, आपको 100, 110, 120 नंबर लेके आने हैं, तब जाके बात बनेगी। अगर हम बात करें तो प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन सबसे बेहतर तरीके से किस वातावरण में सीखेंगे। प्राइमरी का बच्चा यानी 6 से 11 वर्ष का बच्चा है, तो 6 से 11 वर्ष के बच्चे को अगर आप इमोशनली सेफ फील कराएंगे कि वो बाकी लोगों में, भाई वो घर से निकल के आया है, घर में तो उसको अच्छा लगता था, तो वो स्कूल में भी उतना ही कंफर्टेबल एनवायरमेंट अगर उसको मिलेगा तब वो सीख पाएगा, नहीं तो वो डर जाएगा। ठीक, तो डी ऑप्शन कह रहे हैं 86% लोग, चलो मान लेते हैं, बाकी के ऑप्शन पहले चेक करेंगे। द टीचर इज अथॉरिटेरियन एंड ऑलवेज डिक्टेट्स व्हाट शुड बी डन। देखो अथॉरिटेरियन टीचर अच्छा नहीं होता, अथॉरिटेटिव या डेमोक्रेटिक चलेगा। टीचर जो है वो डेमोक्रेटिक बेस्ट है और पेरेंट्स जो है वो अथॉरिटेटिव बेस्ट है। देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा, इस बार क्वेश्चन बहुत पूछे गए इसके रिगार्डिंग। अगर हम पेरेंटिंग और टीचिंग स्टाइल की बात करें तो पेरेंटिंग एंड टीचिंग स्टाइल, ये मैंने कहीं ना कहीं तो डिस्कस किया होगा आपके साथ प्रीवियस क्वेश्चंस में भी, अलग से भी एक वीडियो बना देंगे। पेरेंटिंग एंड टीचिंग स्टाइल, तो अगर हम बात करते हैं पेरेंटिंग स्टाइल कौन सी बेस्ट है, वो है डेमोक्रेटिक, सॉरी अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव क्यों? अथॉरिटेटिव का मतलब ये नहीं पेरेंट्स का, वो अथॉरिटेरियन होता है, जो हिटलर शाही है वो अथॉरिटेरियन है, अधिनायकवादी, ये डिफरेंट है। अथॉरिटेटिव का मतलब है कि जो बच्चे के पेरेंट्स हैं वो कंट्रोल भी रखते हैं बच्चे पे, डिसिप्लिन भी है, और क्या है, केयर भी है, प्यार भी है। ठीक है, क्योंकि अगर बिल्कुल कंट्रोल नहीं होगा या बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं होगा तो बच्चा खतरनाक दिशा में जा सकता है, और केयर भी है, यानी ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल प्यार नहीं दिया जा रहा। तो क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल भी हाई होता है और केयर भी हाई होती है, तो अथॉरिटेटिव बेस्ट है कि बच्चे के साथ डिस्कशन करके एक रूल सेट किया जाएगा। टीचिंग स्टाइल कौन सी बेस्ट है? टीचिंग स्टाइल बेस्ट है आपकी डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक क्योंकि टीचर तो कितनी बार बच्चे को गले से लगा पाएगा, तो इसलिए अथॉरिटेटिव से बेहतर है डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। जैसे हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक देश है, तो उसी तरह से डेमोक्रेटिक मतलब जहां बच्चों को फ्रीडम, जहां सबको अपनी बात कहने की आजादी हो और उसके अनुसार मेथड्स चूज किए जाएं कि बच्चे की नीड क्या है। तो एज पर चिल्ड्रंस नीड फ्रीडम हो, बच्चे की नीड को ध्यान में रखा जाए और थोड़ा बहुत कंट्रोल। ठीक है, तो टीचिंग स्टाइल बेस्ट है डेमोक्रेटिक, पेरेंटिंग स्टाइल बेस्ट है अथॉरिटेटिव। ये छोटी सी बात है जो हम याद रखेंगे। ठीक, आते हैं अथॉरिटेरियन बेस्ट नहीं है, क्योंकि ये तो हिटलर शाही हो गई कि बस टीचर के अनुसार ही चलें चीजें, वो खराब हो जाएगा, फिर वो बच्चे के लिए भयावह हो जाएगा। द टीचर लीड्स ऑल द लर्निंग एंड स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी पैसिव। बच्चे पैसिव नहीं हो सकते, बच्चों को आपको सक्रिय रखना है, यानी एक्टिव रखना है, निष्क्रिय नहीं रखना। ठीक है ना। फिर आता है सी ऑप्शन, वेयर द मेन स्ट्रेस इज ऑन मास्टरी ऑफ रीडिंग स्किल्स एंड अचीवमेंट ऑफ मार्क्स। यानी सिर्फ जो पूरा फोकस है वो ये है कि बच्चों का जो पठन कौशल है या वो बेहतर हो जाए और वो नंबर अच्छे लेके आए। तो ये बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं होगा। बेस्ट एनवायरमेंट है वेयर द सोशियो इमोशनल नीड्स फॉर द चिल्ड्रन आर टेकन केयर ऑफ। जहां विद्यार्थियों की सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो, जहां उसे एक्सेप्टेड फील कराया जाता हो, जिस क्लासरूम में टीचर भी प्यार से बात करे, मतलब वो सेफ फील करे उस एनवायरमेंट में, तो वो कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट होगा, वो सुगम वातावरण होगा बच्चे के सीखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो डैश इज एन एग्जांपल ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम प्रैक्टिस। यानी कौन सा जो है एक उदाहरण है प्रभावशाली कक्ष का, यानी एक क्लासरूम जो बेस्ट होगा उसका एग्जाम्पल इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा होगा।
अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपनी बात आप कमेंट्स में भी कह सकते हैं। कोई भी आपको लगता हो कि यार किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना है या कुछ है, मैं कोशिश करूंगी कि वीडियो आपके सामने प्रेजेंट किया जाए। और अभी जो डिस्कशन चल रहा है वो तो चल ही रहा है ना। कैसे पास होगा सीटेट, ऐसे चुटकियों में, मजाक नहीं, बहुत सीरियसली। जितने वीडियोस अब से और सीटेट तक आ रहे हैं ना, सिर्फ उतने भी देख लोगे या प्रीवियस 5 मैराथन भी देख लोगे तो भी पास हो जाएगा। सीटेट उतना बड़ी टेंशन वाला एग्जाम नहीं है। हम गलत तरीके से पढ़ते हैं इसलिए 70% 80% लोग फेल होते हैं। अगर हम बात करते हैं डी ऑप्शन की तो 91%, यानी कोलैबोरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक अधिगम जो है वो बेस्ट एग्जांपल है। इफेक्टिव मतलब जहां पे सबसे अच्छे तरीके से प्रभावशाली ढंग से लर्निंग होती होगी। कोलैबोरेटिव का मतलब क्या है, सब कोऑपरेट करके, सहयोग करके, एक दूसरे की सहायता से या सहयोग से सीख रहे हैं, जहां एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं बच्चे, ग्रुप्स बना बना करके और डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो बेस्ट हो गया। ठीक, कॉम्पिटेटिव, एक दूसरे से कंपटीशन ही कर रहे हैं, मैं तेरे से आगे और तू मेरे से आगे, तो वहां तो सीख कुछ नहीं पाएंगे, बस आप एक दूसरे का गला काट, वो बोलते हैं ना प्रतिस्पर्धा, यानी नेक टू नेक, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन जिसको हम बोलते हैं, है ना। यूज ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, अगर सिर्फ रिवॉर्ड और पनिशमेंट से पढ़ाओगे तो बच्चा सिर्फ रिवॉर्ड के लिए या पनिशमेंट से बचने के लिए पढ़ेगा, खुद से मन में उसके नहीं आएगा पढ़ने की बात। कंपैरेटिव इवैल्यूएशन, यानी तुलना करना दो बच्चों की आपस में, वो भी खराब चीज है। आप बच्चे को बच्चे की परफॉर्मेंस से तुलना कर सकते हैं कि वो कल कैसा था, आज कैसा है, और कल उसे बेहतर बनना है ना। ये नहीं कि आपस में सारे बच्चों के साथ कंपैरिजन करेंगे। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि उसका क्या पोटेंशियल है वो अचीव कर पाए, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। दो प्रकार की अभिप्रेरणा होती है, एक इंट्रिंसिक जिसको इंटरनल या आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं, जो अंदर से बाहर की ओर होगी, और दूसरी होती है एक्सटर्नल मोटिवेशन यानी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जो बाहर से अंदर की तरफ। यानी सिंपल बात है, आप पहले जवाब दे लीजिए फिर मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगी। लोकस ऑफ कंट्रोल एक चीज होती है, यानी अभिप्रेरणा का स्रोत क्या है, लोकस का मतलब है सेंटर ऑफ मोटिवेशन क्या है। तो अगर हम इंटरनल मोटिवेशन की बात करें तो उसमें सेंटर ऑफ कंट्रोल होता है इंटरनल, लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होगा, इंटरनल। एक्सटर्नल मोटिवेशन में लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल होगा, यानी आपकी चाबी बाहर है किसी के पास। किसी ने आपको सुंदर सी कार दिखाई तो आपने भागना शुरू कर दिया कि उस कार के लिए भाग रहे हैं, है ना। आपको किसी ने कुछ अच्छा सा खिलौना दिखाया तो आपने इसलिए भागना शुरू कर दिया कि वहां पे पैसा मिलेगा या मार्क्स मिलेंगे। इंट्रिंसिक क्या है, आपको कोई चीज करने में अच्छी लगती है इसलिए आप कुछ कर रहे हैं, पैसा आएगा वो बहुत अच्छी बात है, एक्स्ट्रा हो गया। तो बी ऑप्शन आप लोग सही कह रहे हैं, देख लेते हैं। स्टूडेंट, और इसको पॉजिटिव भी कहा जाता है, ये अच्छी अभिप्रेरणा है कि इंट्रिंसिक, आंतरिक अभिप्रेरणा हो, है ना, कि आपका कंट्रोल आपके हाथ में है। समझ पा रहे हैं बात को। तो ये एक छोटी सी बात है, 71% लोग कह पा रहे हैं। प्लीज सुपर चैट मैम, प्लीज आई रिक्वेस्ट, सी मैं सुपर चैट। आयुषी क्वेश्चन तो पूछा नहीं भाई, देख तो लिया, होपफुली आप अच्छी होंगी। देखिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आयुषी आप वही हैं कि जिन्होंने गिफ्ट भेजा है। मैं ऑफिस जाऊंगी अभी 1-2 दिन में जाऊंगी तो मैं आपका गिफ्ट ले लूंगी, अभिषेक का मैंने नंबर ले लिया है, बात कर लूंगी, ठीक है। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन देखिए, आयुषी ने ऐसे एडवांस बर्थडे गिफ्ट भेजा है। स्टूडेंट इज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट टू गेट गुड ग्रेड्स, यानी एक विद्यार्थी अच्छे ग्रेड लाने के लिए प्रयोग कर रहा है। तो ग्रेड्स क्या है, एक्सटर्नल चीजें, बाहरी अभिप्रेरणा है, ये तो एक्सटर्नल हो गए, इंट्रिंसिक थोड़ी हुई, ये तो एक्सटर्नल मोटिवेशन का उदाहरण है। आ स्टूडेंट इज डूइंग एक्सपेरिमेंट बिकॉज ही इज क्यूरियस अबाउट द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी एक बच्चा जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, क्यों, क्योंकि वो क्यूरियस है रिजल्ट के बारे में। बिल्कुल सही बात है, एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रहा है या कर रही है क्योंकि उसे प्रयोग का परिणाम जानने की उत्सुकता है, कि भाई मैं देखूं तो सही इसमें है क्या, क्या निकल के आएगा, क्या सीखने को मिलेगा, है ना। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, आपको याद होगा शायद, एक गाना था और उसके पीछे की हम डिफेंस मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं उसमें। तो वो मेरे लिए क्या हुआ, एक तरह का एक्सपेरिमेंट हुआ। मुझे कुछ ना तो उससे एक भी पैसा कमाना है, कुछ जिस चैनल पे वो गई है, हिमांशु सिंह पे गई है, कोई उससे कुछ नहीं है, इंस्टाग्राम से कुछ भी मेरे को अर्न करना नहीं होता। तो उस केस में क्या है कि वो जस्ट एक एक्सपेरिमेंट है। मैंने कहा चलो यार डेली लाइफ में साइकोलॉजी डिस्कशन की बात करते हैं, तो वो एक एक्सपेरिमेंट है। मैं क्यूरियस किस में हूं, मेरी क्यूरियोसिटी इस बात में है कि करके देखते हैं लोगों को पसंद आएगा क्या, है ना। तो आप लोगों को बहुत पसंद आया, कई लोग बोल रहे हैं इस तरह की और वीडियोस लाओ। अब फुर्सत मिलती नहीं तो मेरे दिमाग में है कुछ वीडियोस आएंगी उस तरह की शॉर्ट वीडियोस, ठीक। तो ये मैं मेन चैनल पे नहीं डालती हूँ, लेट्स लर्न पे या तो हिमांशु सिंह या इंस्टाग्राम पे। तो अगर हम बात करें तो एक बच्चा इसलिए एक्सपेरिमेंट कर रहा है, इसलिए प्रयोग कर रहा है कि देखते हैं क्या क्या निकल के आएगा। तो ये अच्छी बात है, इसका रीजन बाहर नहीं है। अगर आप फेल भी होते हैं तो आप दुखी नहीं होते। सी ऑप्शन है, स्टूडेंट इज डूइंग एक्सपेरिमेंट बिकॉज ही डज नॉट लाइक थियरी क्लास। ये फिर अगेन इसका तो रीजन बाहर ही हो गया कि थियरी से बचने के लिए और एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। आ स्टूडेंट इज डूइंग एक्सपेरिमेंट बिकॉज ही वांट्स टू इंप्रेस हिज टीचर, अगेन रीजन बाहर है। तो रीजन आंतरिक कहां है, बी ऑप्शन। बाकी सब में एक्सटर्नल मोटिवेशन है। अगर एक्सटर्नल मोटिवेशन पूछा होता तो बाकी तीनों ऑप्शन सही थे, लेकिन हमसे इंटरनल मोटिवेशन पूछा है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम पहले ये देखें कि हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है ये देखें हम, है। पोल स्लो चल रहे हैं ब्रो, सो जाते हो। देखो एक बार पोल में जवाब दीजिएगा कि
क्या कहा है क्वेश्चन ने और क्या जवाब आपको देना है, फटाफट से देखिएगा। अगर हम बात करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो एग्जाम्प्लीफाइज कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी। कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी एक चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी है, यानी जहां बच्चे को केंद्र में रखा जाता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी रचनावादी, जहां बच्चे कुछ रचना करके सीख रहे होंगे, जिससे पियाजे, वाइगोस्की, ब्रूनर जुड़े हुए हैं, यानी बच्चा एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। ये कहता है कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम मतलब बच्चा 100% एक्टिव होगा। ये आपको एक शॉर्ट ट्रिक कह लीजिए या एक फंडा है कि आप पहचान सकते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम या चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में बच्चा एक्टिव होगा, सक्रिय होगा। तो जिस ऑप्शन में बच्चा आपको सक्रिय नजर आ रहा होगा, समझ जाइए कि वो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम के बारे में बात हो रही है। तो डी ऑप्शन आप लोग कह रहे हैं, चलिए समझते हैं। अगर हम बात करें, देखते हैं इसको। A teacher presents his students with a contemporary issue on which they discuss and debate। यानी अध्यापक अपने विद्यार्थियों को समकालीन मुद्दों पर चर्चा और वाद विवाद करने के लिए कहता है। यानी बात हो रही है कि भाई अग्निवीर के बारे में आप क्या सोचते हैं, इस पे डिस्कशन हो रहा है, मान लो, है ना। ये तो पॉलिटिकल बात भी हो सकती है, कोई और मुद्दा हो सकता है कि एनवायरमेंट में पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। समकालीन मतलब जो इश्यूज चल रहे हैं समाज में उस समय पे, तो इस बारे में बात हो रही है, डिस्कशन हो रहा है। यानी बच्चे जो हैं एक्टिव हैं। एक व्यक्ति होगा जो कहेगा ये बिल्कुल सही है, और क्यों सही है फिर उसको बताना पड़ेगा उस बच्चे को। दूसरा कहेगा नहीं ये गलत है क्योंकि इसमें ये पॉइंट्स हैं। तो सब एक दूसरे से सीखेंगे, है ना, सब एक दूसरे से सीखेंगे। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। स्टूडेंट्स लिसन टू द टीचर एंड टेक नोट्स ऑन द कंटेंट कवर्ड। अब इसमें बच्चा पैसिव है, सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय है। वो एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा, बल्कि जो टीचर ने कहा है उसको मान लिया है उसने। स्टूडेंट्स रिपीट अलाउड लॉन्ग पैसेजेस टू मेमोराइज देम। रटने या याद करने का मतलब भी क्या हो गया, पैसिव है, बच्चा एक्टिव नहीं है, निष्क्रिय है। स्टूडेंट्स लर्न द मटेरियल इन देयर टेक्स्ट बुक्स एंड टेक टेस्ट कवरिंग द कंटेंट। यानी सिर्फ रट्टे लगा रहे हैं जो बुक में दिया हुआ है उसके बारे में, तो ये भी पैसिव है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की बात करेगा, वो है डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 12। देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में जवाब दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। शिवा, ठीक है शिवा सोनी। Which of the following attitude is best suited to positive group dynamics within the classroom। यानी एक ग्रुप के जो डायनामिक है, माहौल है, वो पॉजिटिव रहे क्लासरूम में। कौन सा एक एटीट्यूड बेहतर होगा इस बारे में जहां पॉजिटिव लर्निंग हो रही होगी। मैम पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों को बहुत मारा गया। रोशन, मैं एक बार चेक करूंगी इस पे और फिर आपके साथ मतलब डिस्कशन करूंगी। मैं एक बार देखूंगी, अगर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल गलत है। मतलब भर्ती एक तो इतनी भारी और इतनी मुश्किल हो गई है कि और फिर ऊपर से ये सब होता है, तो ऑफ कोर्स दुख की बात है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं, इस पे चर्चा करेंगे जल्दी। एक बार मैं इसको पूरा देख लूंगी क्या है एग्जैक्टली हुआ क्या है। कक्षा में सकारात्मक समूह की सक्रियता के लिए निम्न में से कौन सा रवैया रुख सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी सकारात्मक समूह यानी पॉजिटिव ग्रुप जहां पे अच्छे से लर्निंग हो रही होगी। पहला ऑप्शन है लेइंग डाउन स्ट्रिक्ट एक्सटर्नल रूल्स प्रोहिबिटिंग ग्रुप इंटरेक्शन। यानी समूह में बातचीत को खंडित करते हुए सख्त बाहरी नियमों का निर्देश। यानी ये नियम है, इन्हीं का पालन करना है, कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो स्ट्रिक्ट एक्सटर्नल रूल्स तो खराब है क्योंकि डिस्कशन नहीं हो पाएगा। डिवाइडिंग, ये स्ट्रिक्ट या रिजिड नहीं रहना, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए सीखने में, लचीलापन होना चाहिए, है ना। डिवाइडिंग द क्लास इनटू, क्योंकि हमें बच्चे को ये नहीं सिखाना क्या सही है, हमें बच्चे को ये सिखाना है कैसे सही है या क्या है, कैसे होती है कोई चीज। ठीक है, बहुत सारे मैसेज किए हैं आपके लिए, आप सीन करिए प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू, आई एम बिग फैन ऑफ योर्स, प्लीज एक्सेप्ट माय गिफ्ट फ्रॉम अभिषेक जायसवाल। ठीक है आयुषी, आपने कहाँ किया है मैसेज? इंस्टाग्राम पे, मैं चेक कर लूंगी। आयुषी क्या सरनेम क्या है आपका, मैं एक बार सर्च कर लूंगी। आयुषी श्रीवास्तव, ठीक है, ठीक है आयुषी, पक्का। जैसे ही मुझे गिफ्ट भी मिलेगा आई विल कॉल यू बैक, है ना। वैसे आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं थी, आप लोग पढ़ लें अच्छे से, वही काफी है। देखिए, डिवाइडिंग द क्लास इनटू परमानेंट एबिलिटी बेस्ड सब ग्रुप्स फॉर इजी फंक्शनिंग। एबिलिटी बेस्ड ग्रुपिंग अच्छी नहीं मानी जाती कि आपने जो फर्स्ट आने वाले बच्चे हैं उनको एक में डाल दिया, दूसरों को दूसरों में डाल दिया। फिर है सी ऑप्शन, एनकरेजिंग ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास टू डायलॉग एंड कोलैबोरेट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ बच्चा एक्टिव होगा कि आप एनकरेज कर रहे हैं बच्चे को समस्या समाधान करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्वर बना रहे हैं बच्चे को, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, डायलॉग की बात कर रहे हैं जहां वो अपनी बात को रख पाए। डी ऑप्शन है एनकरेजिंग कॉम्पिटिशन बिटवीन ग्रुप्स टू एनहेंस परफॉर्मेंस। यानी प्रदर्शन में वृद्धि के लिए समूह में प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिशन आप क्रिएट करा रहे हैं, वो भी गड़बड़ है। तो सी ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर ओवर हियर। चेंज कर दो भाई पोल। ठीक, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िएगा जरा।
और फिर जवाब दीजिएगा। बड़ा सा क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चंस होते हैं पेडागोजी में कई बार। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी ना, आपको क्वेश्चन इजी लगने लगे ना जब, तो समझ जाओ कि कहानी ऐसी है कि आपकी प्रैक्टिस ठीक ठीक हो रही है ना। क्योंकि पेडागोजी में लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर आपने बहुत ओवर प्रैक्टिस नहीं की होगी तो आप पेपर में अटक जाएंगे, क्योंकि आप ज्यादा टाइम ले लेंगे पढ़ने में, और टाइम हमारे पास इतना भी नहीं है कि हम सो जाएं पेपर में, है ना। टाइम ठीक ठाक है सीटेट में अगर मैं बात करूं तो, बट ओवर टाइम नहीं है कि मतलब आप नींद ले लें एक, वो खराब बात हो जाएगी, है ना। जनरल सभी के लिए, कुछ कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी निपटा लेते हैं पेपर, अब उनकी तो बात ही फिर अलग हो गई ना। चलिए अगर हम बात करते हैं, सी कह रहे हैं 49% लोग, चलिए समझते हैं। अब मेटाफर ऑफ जग एंड द मग, एक मेटाफर है कुंभकार और कुंभ, इज ऑफन यूज्ड टू डिपिक्ट हाउ ट्रेडिशनल एजुकेशन व्यूज टीचर एज अ big jug pouring knowledge into the mind of a student depicted by a smaller mug. This kind of अंडरस्टैंडिंग इज प्रॉब्लमेटिक बिकॉज, ये मैंने आपको जब भी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का टॉपिक समझाया होगा, इवन यूट्यूब पे भी आपने अगर प्रीवियस वीडियो मेरी देखी होंगी 2019 वाली, या जब भी ये डिस्कस किया होगा, तो मैंने आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया होगा जिसमें आप ये देखते हैं कि एक बड़ा सा जग है जिससे नॉलेज पोर हो रही है एक छोटे से जग में, तो कहा जाता था कि भैया ये तो टीचर है और ये स्टूडेंट है या लर्नर है, जिसके दिमाग में, लर्नर तो चलो हम यूज करते हैं पॉजिटिव वर्ड लेट्स लर्न पे, है ना। तो अगर हम बात करें तो ये ज्यादा नॉलेज है और ये खाली है, खाली बर्तन है, उसमें नॉलेज को भरा जा रहा है, इस बर्तन से नॉलेज इधर जा रही है। तो ये जो है ये प्रॉब्लमेटिक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टीचर को सुपीरियर मान लिया गया है ना। तो ये कहानी यहाँ प्रॉब्लमेटिक है, क्यों? क्योंकि हम तो क्या चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते बच्चे में भरा जाए ज्ञान, बच्चा नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे, डिस्कशंस में एक्टिव होकर के, हम ये चाहते हैं कि टीचर एक जगह ना बैठा रहे, ग्रुप्स में सीखे बच्चा, लर्निंग बाय डूइंग हो। तो ये जग एंड द मग खराब है स्थिति, कि ये तो मान लीजिए जग है और ये छोटा सा मग है बच्चा, तो ये गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि ये चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच नहीं है, ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच हो गई, है ना, जग एंड द मग। ठीक है इतनी बात। अगर हम बात करते हैं तो अ मेटाफर ऑफ जग एंड द मग इज ऑफन यूज्ड टू डिपिक्ट हाउ ट्रेडिशनल एजुकेशन क्या है, जहां बच्चा सेंटर में नहीं है। तो आपको बच्चे को सेंटर में लाना है, उसके अनुभव को सेंटर में लेके आना है, बच्चे को एक पौधे की तरह देखना है जो फलेगा फूलेगा अगर आप उसको सही टाइम पे खाद दे रहे हैं, सही एनवायरमेंट दे रहे हैं, सही एजुकेशन दे रहे हैं। तो 68% लोग ए कह रहे हैं। चलिए समझते हैं। स्टूडेंट्स कैरी वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस विद देम एंड लर्निंग इज कंस्ट्रक्टेड विद देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन विद टीचर एंड पीयर्स। यानी ये इसलिए प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि विद्यार्थियों के महत्वपूर्ण अनुभव होते हैं और अधिगम का निर्णय उनकी शिक्षक एवं समकालीन साथियों के साथ सक्रिय भागीदारी से होता है। यानी बच्चे के अनुभव को आप बिल्कुल जीरो नहीं मान सकते कि उसने भी तो जीवन का कोई अनुभव उसका भी तो रहा होगा। अगर आप सिर्फ ये सोचेंगे कि आप एक बड़ा सा जग है, बाल्टी है, पतीला है और बच्चा एक छोटा सा मग है और उसमें आप कुछ भर रहे हैं, तो इसका मतलब आपने बच्चे के अनुभव को जीरो कर दिया कि उसको तो कुछ पता ही नहीं है, ये मान लिया आपने। जबकि वो भी दुनिया में रहता है, उसका भी अपना एक अनुभव होगा। तो आपको चर्चा में लेके आना है, एक्टिविटी करानी है, उसके अनुभवों को भी इंक्लूड करना है, कंस्ट्रक्ट करना है नॉलेज को एक्टिवली, ना कि बच्चे में भरना है पैसिवली। क्योंकि जब बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व होगा, ग्रुप में पार्टिसिपेशन लेगा, तो वो एक्टिव होगा। लेकिन जब आप भर रहे हैं बच्चे में ज्ञान, सब कुछ आप ही बता दे रहे हैं, उसको एक्टिविटी करने का मौका नहीं दे रहे हैं, तब क्या होगा, वो पैसिव हो जाएगा। तो ए ऑप्शन सही लग रहा है, बिल्कुल कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बी ऑप्शन है स्टूडेंट्स आर नाइव एंड दे कांट लर्न एनीथिंग विदाउट द टीचर। ये बात बिल्कुल गलत है कि बच्चे तो भोले होते हैं, मूर्ख होते हैं, नाइव हैं, बेचारे नौसिखिए हैं, है ना, और उनको तो कुछ पता ही नहीं है, बिना टीचर के सीख ही नहीं पाएंगे। तो जो लोग स्कूल नहीं जाते, जिनको कभी टीचर्स नहीं मिले, तो उन्होंने क्या कभी कुछ सीखा ही नहीं है? नहीं, जीवन से सीखते हैं आप। तो ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। देयर इज नो नीड फॉर एनी कंटेंट और टीचर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ये भी एक गलत पर्सपेक्टिव है कि टीचर की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर होम स्कूलिंग एक कॉन्सेप्ट होता है कि होम स्कूल किया जाए लोगों को, मतलब घर पे ही आप सिखा रहे हैं, तो वो पेरेंट्स फिर वहां टीचर का काम कर रहे हैं। ठीक। डी ऑप्शन है लर्निंग हैपेंस बेस्ट इफ चिल्ड्रन लिसन टू द टीचर पैसिवली। ये बात गलत है, बच्चा को एक्टिव होना है, पैसिव नहीं। तो ए ऑप्शन ही सही था यहाँ पर, बाकी सारे क्वेश्चन ऑप्शंस जो थे वो गलत थे। बस ये पढ़ने का खेल था। ये क्वेश्चन अगर पढ़ के समझ में आ गया तो इतनी देर थोड़ी लगेगी पेपर में सॉल्व करने में। यहाँ तो हमें डिस्कशन में टाइम लग जाता है, अदरवाइज आपको पेपर में इसको सॉल्व करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा अगर आपने प्रैक्टिस ठीक ठाक की हुई है तो। ठीक है इतनी बात, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को समझने में मेरे ख्याल में नहीं होगा। देखिएगा एक बार, हाँ सीटेट एग्जाम अब ऑनलाइन हो गया, पहले ऑफलाइन हुआ करता था। डी ऑप्शन कह रहे हैं 46% लोग। देखो एरर्स इन चिल्ड्रंस वर्क, एरर्स पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, यानी बच्चों के कार्य में त्रुटियों को कैसे देखा जाएगा। यानी बच्चे जो गलतियां करते हैं, अब कोई भी सीखेगा तो गलती तो होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता कभी किसी से कोई गलती ना हुई हो या ना हो आगे फ्यूचर में। ठीक। तो कंफर्म्स देयर इंटेलेक्चुअल इंफीरियोरिटी, यानी उनमें दिमाग की कमी है, बिल्कुल गलत बात।
डेफिनेटली कंफर्म्स द लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस ऑन पार्ट ऑफ टीचर, कि टीचर की प्रिपेयर्डनेस में गलती है। ऐसा भी जरूरी नहीं है भाई सब कुछ सही होने पे भी गलती कर सकता है बच्चा। शुड बी इग्नोर्ड बाय द टीचर, इग्नोर करेंगे तो फिर क्या होगा, उससे उससे लर्निंग तो हो नहीं पाएगी। तो शुड बी थॉरोली एनालाइज्ड बाय द टीचर एंड डिस्कस्ड विद चिल्ड्रन, यानी शिक्षक द्वारा पूर्णतया विश्लेषित या विश्लेषण कर बच्चों से विचार विमर्श किया जाए, कि विश्लेषण किया कि आपने इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझ लिया था, इसको ऐसे समझना था। एनालिसिस, टुकड़ों में तोड़ के देखा, उसको समझा आपने डिटेल में बच्चे की गलती को, और फिर डिस्कस किया बच्चे के साथ, तो वो ठीक होने की संभावना बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, आज के लिए आखिरी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है समझते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एनहेंस क्रिटिकल थिंकिंग, यानी आलोचनात्मक चिंतन की जब हम बात कर रहे हैं मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स में, तो कौन सी एक प्रक्रिया बेहतर होगी। क्रिटिकल थिंकिंग यानी सभी एस्पेक्ट्स में आलोचनात्मक दृष्टि से भी देखना, किसी चीज को जस्ट मान ना लेना, उसके सारे पहलू देखना, कि कोई बात कही जा रही है तो उसमें कितना सच है, क्या उसमें सही इंफॉर्मेशन क्या है, क्या गलत हो सकता है, क्या ओपिनियन है, क्या फैक्ट है, यानी एक चीज को हर दृष्टि से देख पाना। तो अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात करें मिडिल स्कूल बच्चों में, यानी वही लेटर चाइल्डहुड वाले बच्चों में, 6 से 12 वर्ष के बच्चों में, आस्किंग स्टूडेंट्स टू रीड द टेक्स्ट बुक ऑन देयर ओन एंड अवॉइड डिस्कशन विद पीयर्स। देखो खुद से पढ़ना अच्छी बात थी, बट अवॉइड क्यों करोगे, डिस्कशन तो होना चाहिए। अगर बच्चे ने कुछ पढ़ा है तो बच्चे आपस में डिस्कशन करें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आस्किंग स्टूडेंट्स टू डिस्कस टॉपिक्स इन ग्रुप्स एंड कम अप विद क्वेश्चंस, यानी विद्यार्थियों को किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए कहना और सवाल पूछना। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्रिटिकल थिंकिंग इससे डेवलप होगी कि बच्चा जब कोई चीज पढ़ेगा तो जस्ट उसको मान नहीं लेगा, वो सोचेगा कि अच्छा उस टाइम पे ऐसा क्यों नहीं किया गांधी जी ने, या ये किया तो ये भी तो किया जा सकता था। अब इस पे उसका दिमाग एक्टिव हो गया, है ना। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन की, तो प्रेजेंटेशन बाय द टीचर यूजिंग लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड थोड़ा बोरिंग हो जाता है, पैसिव हो जाते हैं बच्चे, यहाँ पे निष्क्रिय हो जाते हैं और टीचर ही बोलता रहता है पूरे टाइम। गिविंग स्टूडेंट्स होमवर्क टू राइट, ये बड़ी क्लासेस के लिए ठीक है, छोटे बच्चों के लिए ठीक नहीं है। गिविंग स्टूडेंट्स होमवर्क टू राइट द आंसर्स टू रिकॉल द क्वेश्चंस। रिकॉल का मतलब है जो रट्टा लगाया है उसको बता दो, किसी का नंबर आपको याद हो और आप फटाफट से रिकॉल करके बता दें, तो इसमें कोई क्रिएटिविटी तो लगी नहीं है बच्चे की। तो ए ऑप्शन ही एकमात्र सही उत्तर है, सॉरी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए भी नहीं है, अवॉइड नहीं कर सकते। तो ये था आज का डिस्कशन। होपफुली आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। हम 5,500 लोग जुड़े हुए हैं और सिर्फ 3100 लोगों ने लाइक किया है, यानी बाकी लोग भूल गए या उनको पसंद कम आया, बट फिर भी उन्होंने देखा। हम बहुत आभारी हैं आपके, है ना। खैर ये छोटी छोटी बातें हैं जो चलती रहनी चाहिए। इसके अलावा ये टेलीग्राम चैनल पे PDF आपको मिल जाएगा, और बाकी भी और उन कांस्टेंट पढ़ाई की करते रहिए, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आउट ऑफ 15 आपके